नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं अब तक की बड़ी और ताजा खबरें आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। मोरबी हादसे के तीसरे दिन हालात का मुआयना करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अस्पताल में भी पीड़ितों का पूछा हाल। रेस्क्यू ऑपरेशन से 177 लोगों की बचाई गई है जान। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेल में सुविधा देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। 7 महीने के शिखर पर बाजार, निफ्टी 18,100 के पार। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज रही तेजी। आईटी, फार्मा और पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़कर बंद। अक्टूबर में टैक्स से जोरदार कमाई। जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। 10 साल में दोगुनी होगी भारत की जीडीपी। इक्विटी मार्केट कैप भी होगा 10,000 अरब डॉलर के पार। मॉर्गन स्टैनली की बड़ी रिपोर्ट, कहा भारत का है यह दशक। अक्टूबर में मिलीजुली रही ऑटो कंपनियों की बिक्री। मारुति ने बेची अनुमान से कम कारें। सेमीकंडक्टर की कमी का उत्पादन पर पड़ा असर। बजाज ऑटो की बिक्री घटी लेकिन रही एस्टिमेट से ज्यादा। टाटा मोटर्स की बिक्री भी रही उम्मीद से कम। और दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड। 551 एक्यूआई के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक तक पहुंचा। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। मोरबी हादसे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज हालात का जायजा लेने मोरबी पहुंचे। अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। कुछ देर तक उन्होंने ब्रिज के पास मुआयना किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रेस्क्यू मिशन करने वाले कुछ टीमों से भी मुलाकात की है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल भी गए। इलाज करा रहे पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की और उनका साहस बढ़ाया। चलिए खबर पर और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है हमारी संवाददाता साथिया और केतन जोशी। लेकिन पहले चलेंगे साथिया के पास जो मोरबी में मौजूद है। तो साथिया, अभी क्या इस वक्त अपडेट है मोरबी से? क्या प्रधानमंत्री अब भी वहां मौजूद हैं और क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं सामने? मोदी मौजूद हैं। वो सबसे पहले ब्रिज जहां पर था वहां गए, यानी कि मच्छू नदी पर गए। उसके बाद उनके कार्यक्रम की अगर बात करें तो अगला हिस्सा, अगला पड़ाव है अस्पताल, जहां पे वो और भी जो पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि उनकी एक मीटिंग होगी जहां पे स्थानीय प्रशासन के लोग होंगे, जहां पे गृह विभाग के, गृह मंत्रालय के लोग होंगे, गृह मंत्री होंगे और जो बाकी आला अफसर हैं, चाहे वो महानगर पालिका के हों, चाहे गुजरात पुलिस के हों, वो सभी मौजूद होंगे। ये प्रधानमंत्री का फिलहाल का कार्यक्रम है। अब देखिए, इसमें कई सारी बातें, अगर प्रधानमंत्री के दौरे को हम एक तरफ रख के अगर जो तथ्य है इस पूरे मसले के, इस पूरे मामले के, उसके बारे में बात करें तो 30 तारीख को ये हादसा हुआ था और उस वक्त पुल पर एसआईटी के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोग थे। अब इससे थोड़ा सा पहले अगर हम जाते हैं 26 तारीख को, जिस दिन ये पुल वापस से लोगों के लिए इसे खोल दिया गया, क्योंकि 7 महीने तक इसे रेनोवेशन के लिए, मरम्मत के लिए बंद किया गया था। अब यहाँ जो ब्रिज है उससे कुछ ही दूर पर लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि महानगर पालिका का ऑफिस है और उसके बावजूद भी नगर पालिका के आला अफसरों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ठीक उनकी नाक के नीचे एक ब्रिज जिसका कि रिनोवेशन चल रहा था, वो रिनोवेशन पूरा हो जाता है बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना किसी मुआयने के और बिना किसी भी जांच के वो ब्रिज चालू कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है वापस, और पूरे 4 से 5 दिन तक खुला रहता है और उसके बाद ये हादसा होता है। तो सबसे बड़ा लूप होल तो ये है और इसका जवाब जो है वो नगर पालिका को और स्थानीय प्रशासन को देना चाहिए। और दूसरा, ये स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस ब्रिज को खोलने की अनुमति नहीं दी थी, उन्होंने कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, उनकी तरफ से कोई भी मुआयना जो कि प्रोसीजर के मुताबिक करना होता है वो नहीं हुआ था। तो सवाल दूसरा ये भी है कि जब इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं हुआ प्रोसीजर के नाम पर, तो किस तरह से एक प्राइवेट कंपनी इस पूरे आगे आकर के इस पूरे ब्रिज को खोल देती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो एक डर जिसे हम कहते हैं, फियर ऑफ लॉ, वो किधर है,
उसके बारे में कहीं से कहीं तक कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं जो हादसे का वक्त था, उस वक्त हमने CNBC की टीम ने बात की है कई सारे पीड़ितों से और उन्होंने बताया कि पीड़ितों के मुताबिक वहाँ पे कम से कम 500 से 600 लोग थे और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वहाँ पे लोकल पुलिस तक के लोग मौजूद नहीं थे। ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि ज़रा सी भी भीड़ इकट्ठी होने पे जो लोकल थाना होता है वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए अफसर आते ही आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हुआ। पीड़ितों का कहना है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक जो कि टिकट ले रहे थे और दूसरा जो कि टिकट चेक करके लोगों को छोड़ रहे थे। कहीं से कहीं तक कोई चिट्ठा या पत्र भी नहीं लगा था कि यहाँ पे। तो राइट साथी, आप कह रही हैं कि ढेर सारे लूपहोल्स थे, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, और अब इनके जवाब जानने की कोशिश है। कहां तक पहुंचा ये मामला? प्रधानमंत्री तो पहुंच गए वहां पर। हम चलेंगे अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता केतन मौजूद है। केतन, ये बताएं कि साथिया ने हमें पूरा डिटेल दिया कि क्या वहां का दृश्य था, क्या वहां के हालात थे जब ये घटना घटी। राज्य सरकार ने बाकायदा SIT तो गठित कर दी है, लेकिन क्या कुछ जांच आगे बढ़ी है? 9 लोगों को कल ही गिरफ्तार कर लिया था, कहां पहुंचा है अब तक ये पूरा मामला? देखिए, लगातार 2 दिन से SIT है वो मोरबी में गश्त लगा रही है, खासकर जहां पर ये हादसा हुआ वो उनका जो ब्रिज टूटा वहां का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट कमेटी है इन 5 सदस्यों में, वो लोग इसको फोरेंसिक लैब में भी ले जा रहे हैं, यानी कि गांधीनगर भी कुछ सबूत है वो भेजे गए हैं ताकि उनका पूरा एनालिसिस कर पाए। 2-3 दिन लग जाएंगे पूरी रिपोर्ट आने में, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में पहुंच चुके हैं। वहां पर 26 मृतक परिवारजनों से वो मिलेंगे, जो कि इस पूरी दुर्घटना में जिनके परिवार के सदस्य की मौत हुए हैं, ऐसे 26 परिवार को मिलेंगे। हो सकता है, जो सूत्र वहां से बता रहे हैं कि और सहायता करेंगे। केंद्र सरकार ने हर मृतक परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता दे ही दी है। साथ ही साथ और भी शायद अनाउंसमेंट हो सकते हैं। साथ ही हमने तस्वीर में देखा कि गृह राज्य मंत्री, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी है वो पूरी स्थिति का उनको चितार दे रहे थे और कुछ टीम के सदस्यों के साथ भी बात कर रहे थे। लेकिन डिटेल मीटिंग है वो अब कुछ ही क्षणों में SP ऑफिस मोरबी में शुरू होने जा रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ओरेवा कंपनी को, जो कि घड़ी बनाने के लिए मशहूर कंपनी है, उसको दिया गया था। तो क्या उसको वो अनुभव था? और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, उनके चीफ ऑफिसर ने बयान दे दिया था जब ये हादसा हुआ कि हमारे सामने ओरेवा कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तो ये ऐसे कई सारे मामले हैं। और FIR दर्ज की तो न तो ओरेवा कंपनी का नाम था, न तो उनके जो MD है जयसुख भाई पटेल, उनका नाम था। तो ये मुद्दा बहुत ही गर्मा गया है। प्रधानमंत्री रिव्यू बैठक करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद शायद राज्य सरकार की ओर से कोई बयान आएगा, तब ये स्थिति साफ होगी। लेकिन SIT रिपोर्ट में पूरा का पूरा है ये चिट्ठा खुलने के पूरे आसार है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ओरेवा कंपनी और उनके मैनेजमेंट ने कोताही बरती है। आनन फानन में पैसे जो उनको कलेक्शन कर रहे थे टिकट के जरिए, उनकी लाइव में उन्होंने ये ब्रिज भी खोल दिया। तो 2-3 बात तो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन पुलिस और SIT क्या इस पर पूरा जजमेंट देती है, वो कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा। जी राइट, कई सवाल है कि ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसके पास इसका कोई अनुभव नहीं, घड़ी बनाने का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, और उसके अलावा जो तालमेल होना चाहिए स्थानीय प्रशासन और किसी भी काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बीच, वो भी पूरी तरह से गायब लगा। कई सवाल रहेंगे, उठेंगे, ये जरूर उठेंगे और इनके जवाब देने ही होंगे। बहुत शुक्रिया केतन आपका और साथी आपका ये पूरा अपडेट हमें देने के लिए। इधर मोरबी पुल हादसे पर सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोरबी हादसा लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को पुल की टेंडर दिया गया था उसे इस काम करने का अनुभव नहीं था। जो बात हम कह रहे हैं अब वो विपक्ष भी उठा रहा है। सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है।
एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। तो चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, घटना गुजरात की है, लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी एक बार फिर से खलबली मच गई है। इस बार आम आदमी पार्टी पर वसूली का आरोप लगा है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुकेश ने आरोप लगाया कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता था। जैन ने दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पद देने का वादा किया था, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सुकेश का आरोप है कि उनकी 2019 में सत्येंद्र जैन और उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। जेल में सुरक्षा देने के लिए उन पर हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने का दबाव बनाया गया। सुकेश का आरोप है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी भी दिया। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने आपको वसूली पार्टी बताया। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चारदीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। तो इस पूरे मामले पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ठगी के आरोपी पर विश्वास करती है। बीजेपी ऐसा करके मोरबी के हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। इधर सुकेश चंद्रशेखर के वकील ए.के. सिंह ने कहा है कि सुकेश की चिट्ठी की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुकेश के लेटर से जेल में वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो गया है। See, as a counsel, I cannot challenge the credibility of the letter of my client itself, right? It's a duty of the investigating agency who can investigate the matter thoroughly and challenge the credibility and information. This letter is basically an exposing the extortion racket prevailing inside the jail campus. And in connivance with the topmost senior jail officers as well as the other political persons also that has been named in that complaint. It's not a letter, it's a basically complaint. वसूली के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए। I think it's a very, very serious charge. And I would say that the CBI must investigate not only Satinder Jain, but in Aam Aadmi Party, we all know that nothing happens without Kejriwal's approval or his knowledge. So he also has to be put under this scanner. And if there is even 1% truth in this, then the government must, should, and will have to resign. तो दिल्ली में वसूली के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, दिल्ली पॉलिटिक्स, वसूली का ट्विस्ट। चलिए, इन खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं आज के कारोबार की। बाजार 7 महीने के शिखर पर आज पहुंच गया। आज सेंसेक्स 375 पॉइंट चढ़कर 61,121 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 133 पॉइंट चढ़कर 18,100 के आंकड़े को पार कर गया। आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही और हमने देखा कि यहां पर ये तेजी जो है वो आज अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दी। सिर्फ निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि लाल निशान था। तो सुमित, बताइए मार्केट के हाईलाइट्स आज क्या रहे? आज बम्पर तेजी का दिन था।
देखिए, आज लगातार जो मार्केट में तेजी का सिलसिला था जो पिछले हफ्ते से कैरी फॉरवर्ड है वो भी अभी भी जारी है और इंडेक्स 18,200 के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन लास्ट तक आते आते करीब करीब 1% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में मूव था, इसके अलावा आज फाइनेंशियल में मूव थे, साथ ही साथ आज पूरा फार्मा और आईटी जहां पर कुछ हद तक सिलेक्टिव बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, एक अच्छा मूव वहां पर भी था। और ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल्स जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचते दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला जो मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो अभी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो ये थे आज बाजार की तेजी के अहम कारण। लेकिन अब एक और बड़ी खबर जिससे बाजार में तेजी और आ सकती है। ये दशक भारत का है और आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की ग्रोथ पर एक बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। हमारे सहयोगी यतिन मोता ने विस्तार से इस रिपोर्ट को पढ़ा है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट इंडिया के लिए। तो यतिन, बताइए, ये रिपोर्ट कह रही कि दशक भारत का है, कैसे ये भारत का दशक होगा और कैसे अर्थव्यवस्था के जगत में चमकेगा भारत सितारे की तरह? दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडिया आगे चलते हुए सबसे टॉप ग्लोबल इकोनॉमी हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि अगले 10 साल जो हैं वो भारत के रहेंगे। इनको लगता है कि अगले 10 सालों में जीडीपी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इनफैक्ट अगर हम देखें जो 3 डेटा पॉइंट्स मॉर्गन स्टैनली अपने रिपोर्ट में मेंशन किए हैं, उनमें सबसे पहले इक्विटी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, जो आज लगभग 3,500 अरब डॉलर के आसपास है। ये अगले 10 सालों में लगभग 10,000 अरब डॉलर के आसपास हो जाएगा। जीडीपी की अगर हम बात करें जो लगभग 3200 अरब डॉलर के आसपास है, वो लगभग 8,000 अरब डॉलर्स के आसपास मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो है, वो आपको लगभग 2-2.25% से बढ़ता हुआ दिखाई देगा 4.5% पे अगले 10 सालों में, जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है ग्रोथ के लिहाज से। ये सब ग्रोथ कौन से पिलर्स पे होगी? 4 इंपॉर्टेंट पहलू जो मॉर्गन स्टैनली को लगता है जिसके कारण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और बड़ी ग्रोथ होगी। उस पर सबसे पहले डेमोग्राफिक्स, दूसरा डिजिटलाइजेशन, तीसरा डीकार्बनाइजेशन यानी कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस, और चौथा डी ग्लोबलाइजेशन जो आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2031 तक लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हमारी जीडीपी पहुंच जाएगी, यानी अगले 10 सालों में रन रेट काफी हेल्दी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या इक्विटी मार्केट कैप की बात करें तो यहां भी जबरदस्त तरीके से आपको 11% सालाना कंपाउंडिंग के लिहाज से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हमारी इक्विटी मार्केट कैप नजर आएगी, जो लगभग करंट लेवल से 3 गुना है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट का यहां जबरदस्त जोर है, लगभग 15.5% जो अभी जीडीपी का है वो बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग 21% हो जाएगा 2031 तक, जो भी एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग। ये कैसे होगा? पीएलआई स्कीम के जरिए गवर्नमेंट का काफी जबरदस्त फोकस है। पीएलआई स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। लेबर लॉज में सरकार काफी सारे चेंजेस कर रही है, काफी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे भी गवर्नमेंट काफी इंप्रूवमेंट दिखा रही है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को अच्छी खासी सिल्वर लाइनिंग मिलेगी। जी शुक्रिया यतिन। तो ये मॉर्गन स्टैनली की बड़ी विस्तृत रिपोर्ट, कई पन्नों की ये रिपोर्ट, और वो कहती है कि 10 साल अगले जो हैं वो भारत के हैं, ये दशक पूरा, और उसके बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चमकीली इकोनॉमी बनता हुआ नजर आएगा। वैसे आज से भारत को अपनी खुद की डिजिटल करेंसी भी मिल गई है। आरबीआई ने शुरू कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट। तो क्या है, क्रिप्टो करेंसी जैसी ही है, और क्या बदलेगा इस डिजिटल करेंसी से? आपके और हमारे लिए इसमें क्या परिवर्तन आने वाले हैं? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, भारत की अपनी डिजिटल करेंसी, शाम 7:57 पर। तो 5:57 पे आज का ये कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से सबके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं। इधर अक्टूबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री मिली जुली रही है। मारुति, अशोक लेलैंड ने कहा है कि अनुमान से कम गाड़ियां बेची हैं, तो वहीं बजाज ऑटो की बिक्री तो घटी है, लेकिन रही एस्टिमेट यानी अनुमान से ज्यादा है। हमारे साथ एक बार फिर से है यतिन। तो यतिन, वैसे तो गाड़ियां भाई खूब बिक रही हैं, रजिस्ट्रेशंस तो नहीं हो पा रहे, लेकिन जिसे कह रहे हैं वो टोकन मनी लेके नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई है चिप्स की और गाड़ियां डिलीवर नहीं हो रही। तो कुल मिला के क्या उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है सेल्स पर? देखिए अक्टूबर महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर्स हैं अनुमान के आसपास ही रहे। इनफैक्ट कहूंगा कि जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो थोड़े बहुत मिक्स्ड रहे। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी के साथ, जिन्होंने लगभग 1.67 लाख यूनिट्स बेचे हैं
लगभग ये 21% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ होती है। हालांकि अनुमान लगभग 1,70,000 गाड़ियों का था, तो थोड़ी बहुत सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और मांग में थोड़ी बहुत हल्की पुल्की डिक्लाइन की वजह से आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे काफी सारे नाम आपको दिखेंगे, जैसे कि आयशर मोटर्स, इनके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के आंकड़े हैं, यहाँ आपको लगभग 4% की ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत फीके रहे हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड की बात करते हैं, बजाज ऑटो की बात करते हैं, जहां आपको लगभग बिक्री में 10% की गिरावट दिखेगी। ये ज्यादा करके जो गिरावट है ये एक्सपोर्ट मार्केट्स में कमजोरी की वजह से है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, अशोक लेलैंड की भी अगर हम बात करें तो 14-15 हजार यूनिट की सेल का अनुमान था। लगभग 14,000 यूनिट्स के आसपास ही अशोक लेलैंड की भी बिक्री के आंकड़े आते हुए आपको नजर आए। ब्रॉडली हम देखें तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहां अच्छी ग्रोथ आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई पड़ रही थी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण टाटा मोटर्स के नंबर्स भी बेहतरीन रहे। लगभग 78,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बिक्री की, जो कि लगभग 15-16% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे दिखाती है। बहुत शुक्रिया यतिन ऑटो नंबर्स के अपडेट के लिए। और चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोदी और गहलोत ने साझा किया मंच, कहां, कब और कैसे, देखिए आगे। आइए अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो राजनीति में अक्सर बहुत कम दिखती है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दोनों ने एक साथ राजस्थान के मानगढ़ में मंच साझा किया। मौका था मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते भी नजर आए। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लगातार अपडेट ले सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से क्लिक पर। बस, नमस्कार।